हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग लाए हैं फिफ्थ चैप्टर इन रैपिड रिवीजन सीरीज फॉर सीईटी 2020। ओके, तो जैसे मैंने आपको बताया कि इस सीरीज में हम लोग हर चैप्टर जो सीईटी के लिए इंपॉर्टेंट है, ओके, जो सीईटी के सिलेबस में है, उसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। आपको ये वीडियो देखना है, वीडियो को अच्छे से देख के इसके सारे नोट्स निकालना है, क्योंकि यही नोट्स आप एक दिन पहले सीईटी के पढ़ोगे। और जैसे ये वीडियो देख के हो गया, फिर जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके टेस्ट का लिंक दिया है वो सॉल्व करो। उसके आंसर्स और उसके सॉल्यूशंस भी उसी फाइल में दिए हुए हैं। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम विल स्टार्ट विद आवर चैप्टर इलास्टिसिटी। ये चैप्टर पे कम से कम 2 क्वेश्चन तो आते ही हैं हर बार सीईटी में, 2 या 3, कभी कभी 1 भी आ सकता है। ओके, सो एनीवेज विल स्टार्ट विद द चैप्टर इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी में सबसे पहला डेफिनेशन जो है दैट इज इलास्टिसिटी का। इलास्टिसिटी यानी क्या होता है? इलास्टिसिटी एक प्रॉपर्टी है। ओके, कौन सा प्रॉपर्टी है? इलास्टिसिटी बॉडी का वो प्रॉपर्टी है जिसमें बॉडी के ऊपर अगर फोर्स लगाया और उसका शेप साइज चेंज किया, क्या चेंज किया? शेप या साइज चेंज किया, तो वो फोर्स हटाने के बाद में वो अपना ओरिजिनल शेप साइज रीगेन कर लेगा। क्या कर लेगा? रीगेन कर लेगा। यानी सपोज तुमने एक रबर बॉल को ऐसा स्क्वीज किया तो उसका शेप और साइज चेंज हो गया। उसको छोड़ने के बाद में वो रबर बॉल अपना ओरिजिनल शेप साइज रीगेन कर लेता है। तो ये प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं इलास्टिसिटी। द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी इन विच बॉडी रीगेन्स इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज when the deforming force is removed. Deforming force is removed. That is known as elasticity. ठीक है, लेकिन कुछ बॉडीज, अभी इसके एग्जांपल क्या हो गया? रबर हो गया। रबर इसका फेमस एग्जांपल, रबर एक इलास्टिक बॉडी है। ओके, अब लेकिन कुछ बॉडी ऐसी होती है जिसमें फोर्स रिमूव कर दिया। जैसे तुमने फोर्स लगाया तो उसका शेप साइज चेंज हो गया, तुमने वो फोर्स रिमूव कर दिया तो वो ओरिजिनल शेप साइज रीगेन नहीं कर पाई। रीगेन यानी वापस नहीं ले पाई। जैसे मिट्टी, ओके, क्ले, डो यानी DOUGH, डो यानी आटा, बुना हुआ आटा। ठीक है, अब इसमें क्या होता है? जैसे ही तुमने इस पे शेप लगाया, जैसे ही तुमने इस पे फोर्स लगाया तो इनका शेप और साइज चेंज हो गया। लेकिन फोर्स हटाने के बाद में यह अपना ओरिजिनल शेप और साइज रीगेन नहीं कर सकते, तो दे डू नॉट रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज व्हेन द डिफॉर्मिंग फोर्स इज रिमूव्ड। रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी एक ऐसा बॉडी है जिसपे कितना भी फोर्स लगा लो अपना शेप साइज चेंज नहीं करेगा। डू नॉट चेंज शेप एंड साइज, ऐसा बॉडी। ओके, ये प्लास्टिक बॉडी होता है। रिजिड बॉडी जो होता है ये क्या होता है? हमेशा प्लास्टिक बॉडी। डिफॉर्मेशन, डिफॉर्मेशन बहुत आसान डेफिनेशन है। डिफॉर्मेशन यानी चेंज इन शेप एंड साइज ऑफ बॉडी। The change in shape and size of body is known as deformation. Deforming force, the force which will produce deformation, ऐसा फोर्स जो डिफॉर्मेशन लाएगा उसको डिफॉर्मिंग फोर्स कहेंगे। देखो, डिफॉर्मेशन, तो ये वर्ड जो हो गया ये हो गया डिफॉर्म। डी मतलब चेंज, फॉर्म मतलब शेप साइज। तो बॉडी जब डिफॉर्म होती है तो उसका शेप और साइज चेंज होता है, शेप और साइज चेंज होता है। समझ में आ सकता है? एंड फाइनली रिस्टोरिंग फोर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये डेफिनेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको थोड़ा डिटेल में समझाऊंगा, थोड़ा सा डिटेल में, एकदम शॉर्ट में नहीं पढ़ेंगे इसको हम लोग। ओके, इसका मतलब क्या है रिस्टोरिंग फोर्स का? अभी देखो, जो भी बॉडीज होती है ना, अगर अपन ऐसा समझे, इलास्टिसिटी को कंसेप्ट अगर समझना है तो हम लोग क्या समझेंगे? वो बने एटम से।
हर बॉडी किससे बना है? एटम से बना है। सपोज इमेजिन करो ये एटॉमिक स्ट्रक्चर है, तो हर एटम के बीच में एक इमेजिनरी स्प्रिंग है। क्या है? इमेजिनरी स्प्रिंग। इमेजिनरी, एक्चुअल में नहीं है, ऐसा स्प्रिंग है हर दो एटम के बीच में, ऐसा एक स्प्रिंग है। ठीक है, इमेजिन कर लिया तुम। अब मैं पूरे नहीं बनूंगा, ध्यान रखो। अभी क्या होगा, जैसे ही मैं इधर से ऐसा फोर्स लगाया, ये फोर्स को मैं क्या बोलूंगा? डिफॉर्मिंग फोर्स। तो वो डिफॉर्मिंग फोर्स क्या करेगा? उसका शेप और साइज चेंज करेगा। क्या करेगा? उसका शेप साइज चेंज करेगा। ठीक है, सपोज ये इमेजिन करो बॉडी है, इधर से फोर्स लगा, इसका शेप साइज ऐसा चेंज हो गया। अब जैसे जैसे डिफॉर्मिंग फोर्स लगते रहेगा, अंदर ये स्प्रिंग के वजह से रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होते जाएंगे। क्या डेवलप होते जाएंगे? इस बॉडी के अंदर, बॉडी के अंदर क्या डेवलप होंगे? रिस्टोरिंग फोर्स। और जैसे ही तुमने डिफॉर्मिंग फोर्स रिमूव किया, तो कुछ बॉडीज में बॉडीज क्या करेगी? कुछ बॉडीज अपना ओरिजिनल शेप साइज रिगेन करेगी, और ये बॉडीज को हम लोग बोलेंगे इलास्टिक बॉडीज। वो इलास्टिक बॉडीज क्यों रिगेन कर पाई? क्योंकि अंदर उनके क्या डेवलप हुए? रिस्टोरिंग फोर्स। क्या डेवलप हुए? रिस्टोरिंग फोर्स। तो रिस्टोरिंग फोर्स की प्रॉपर्टी क्या है? ये इन फोर्सेस के वजह से बॉडी अपना ओरिजिनल शेप, साइज, डायमेंशन रीगेन कर पाता है। ठीक है, अब इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के लिए सबसे पहला इलास्टिक बॉडीज के लिए, इलास्टिक बॉडीज के लिए जो रिस्टोरिंग फोर्स होता है वो डिफॉर्मिंग फोर्स के इक्वल होता है। रिस्टोरिंग फोर्स डिफॉर्मिंग फोर्स के इक्वल होता है। सपोज रिस्टोरिंग फोर्स ने इतना डिफॉर्मिंग फोर्स ने इतना शेप चेंज किया, रिस्टोरिंग फोर्स ने उसको वापस लेके आया। ऐसा कब होगा? जब जितना फोर्स इधर लगेगा उतना ही फोर्स अगर इधर लगता है, तभी तो बॉडी अपने ओरिजिनल शेप पे आएगी। समझे कि नहीं समझे? तो डिफॉर्मिंग फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स अगर सेम है तो बॉडी इलास्टिक होती है। लेकिन प्लास्टिक बॉडीज के लिए, प्लास्टिक बॉडी के लिए रिस्टोरिंग फोर्स डिफॉर्मिंग फोर्स से कम होते हैं। ये ध्यान रखना। प्लास्टिक बॉडीज के लिए रिस्टोरिंग फोर्स डिफॉर्मिंग फोर्स से कम होते हैं। मतलब डिफॉर्मिंग फोर्स इतना लगा तो रिस्टोरिंग फोर्स इतना ही लगा, यानी बॉडी अपना ओरिजिनल शेप, साइज, डायमेंशन रिगेन कर पाएगा क्या? नहीं, वो यहां तक क्या पाए, क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स कम थे। समझे कि नहीं समझे? रिस्टोरिंग फोर्स कम थे, डिफॉर्मिंग फोर्स ज्यादा थे। मतलब रिस्टोरिंग फोर्स डिफॉर्मिंग फोर्स से कम है। तो वो बॉडीज कौन सी बॉडीज होती है? प्लास्टिक बॉडीज। ओके, और उनमें क्या आता है? डिफॉर्मेशन। समझ में आया सबको यहां तक? ओके। स्ट्रेस। अब स्ट्रेस की डेफिनेशन, स्ट्रेस समझना जरूरी है। अब यहां से चालू हो जाता है इंपॉर्टेंट पार्ट। अब थ्योरेटिकल खत्म हो गया। ओके, स्ट्रेस यानी क्या होता है? स्ट्रेस यानी रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, restoring force developed per unit area of cross section, that is known as stress. Okay, restoring force developed per unit cross section of the area, per unit cross sectional area is known as stress. Okay, यानी कि सपोज ये एक वायर है, ये वायर को तुमने ऐसा टांग के रखा, ठीक है, ये वायर इलास्टिक वायर है। अब पूरे चैप्टर पर अपन सिर्फ इलास्टिक बॉडीज के बारे में पढ़ेंगे, प्लास्टिक बॉडीज के बारे में नहीं पढ़ेंगे। अब इसको ये mg ये डिफॉर्मिंग फोर्स है, क्योंकि ये mg क्या करेगा? इसका शेप, साइज, डायमेंशन चेंज करेगा। तो ये जो mg फोर्स है उसका वजन, ये हो गया डिफॉर्मिंग फोर्स। लेकिन इलास्टिक बॉडी है, बॉडी कैसी है? इलास्टिक बॉडी। तो इसके अंदर जो रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होंगे वो डिफॉर्मिंग फोर्स के इक्वल डेवलप होंगे, मतलब mg के इक्वल ही डेवलप होंगे। ये mg फोर्स इतने एरिया पे लग रहा है, तो इसीलिए रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया उसको बोलेंगे हम लोग स्ट्रेस वहां पे। तो इसका फॉर्मूला हो गया स्ट्रेस का, रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है, या फिर सिंपली फोर्स अप्लाइड फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। इसका ऐसा यूनिट, फोर्स का यूनिट क्या है? न्यूटन, एरिया का मीटर स्क्वायर। सीजीएस यूनिट क्या है? डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। सारे पॉइंट लिखते चलो, साथ ही साथ
कारण यह है कि आपको नोट्स बनाने हैं और वो सीईटी के एक दिन पहले पढ़ने हैं। डायमेंशंस क्या आएंगे इसका, m1 l-1 t-2, याद रखिए डायमेंशन, डिवाइड नहीं करेंगे, सिर्फ याद रखना। अब स्ट्रेस के टाइप स्ट्रेस के ये 3 टाइप होते हैं। पहला कौन सा टाइप है, लॉन्जिट्यूडिनल और टेंसाइल, दोनों एक ही नाम है स्ट्रेस। दूसरा वॉल्यूम स्ट्रेस, तीसरा शेयरिंग स्ट्रेस। अब लॉन्जिट्यूडिनल या टेंसाइल स्ट्रेस का मतलब क्या है, ऐसा स्ट्रेस जो बॉडी का लेंथ चेंज करेगा। ओके, ऐसा स्ट्रेस जो बॉडी का लेंथ चेंज करेगा उसको हम लोग कहेंगे टेंसाइल स्ट्रेस। इतनी सिंपल डेफिनेशन है। टेंसाइल स्ट्रेस वो स्ट्रेस होता है जो बॉडी का लेंथ चेंज करता है। जैसे ये एग्जांपल में पढ़ा हम लोगों ने, ये एग्जांपल में अप्लाइड फोर्स कितना था mg, एरिया कितना था a, इसने क्या किया था, इसका लेंथ चेंज किया था, ये इसको लंबा करेगा। ओके, तो उसको बोलेंगे हम लोग टेंसाइल स्ट्रेस। इस बॉडी पे क्या एक्ट हो रहा है, टेंसाइल स्ट्रेस। टेंसाइल स्ट्रेस का या लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या रहेगा, T/mg, कुछ बुक्स में F/mg, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, T/a, कुछ बुक्स में F/a भी है, कुछ बुक्स में mg/a भी है। ये वाला फॉर्मूला बहुत बार यूज होता है। अगर वायर को m मास लगाया नीचे, ये वायर का मास नहीं है, वायर को जो मास लगाया वो है। वायर को मास लगाया कैपिटल M, तो यहाँ पे कैपिटल M आ जाएगा। ठीक है, mg/a। ठीक है, ये है जो मास हम लोगों ने लगाया। दूसरे डेफिनेशन का इसमें इतना ही याद रखना और कुछ नहीं। ऐसा स्ट्रेस जो बॉडी का वॉल्यूम चेंज करेगा, द स्ट्रेस which will change volume of body, that is known as volume stress. ओके, इसके लिए एक एग्जांपल इमेजिन करना है, ये स्फीयर है। क्या है वो, स्फीयर। स्फीयर का सरफेस एरिया A है। स्फीयर का सरफेस एरिया कितना है, A। इसमें चारों डायरेक्शन से फोर्स लग रहा है और F फोर्स लग रहा है। कितना लग रहा है, चारों डायरेक्शन से मिला के कितना फोर्स लग रहा है, F। ओके, और उसका एरिया कितना है, A। सरफेस एरिया कितना है, A। ये क्या करेगा, ये स्फीयर को ऐसा दबाएगा, यानी स्फीयर का क्या चेंज करेगा, ये वॉल्यूम चेंज करेगा। तो ये बन गया वॉल्यूम स्ट्रेस। तो वॉल्यूम स्ट्रेस का फॉर्मूला जो हो गया दैट इज फोर्स अपॉन एरिया। ओके, लेकिन वॉल्यूम ये स्फीयर के लिए फोर्स अपॉन एरिया, ये फोर्स हमेशा नॉर्मल होता है। नॉर्मल मतलब या फिर परपेंडिकुलर होते हैं। तो परपेंडिकुलर फोर्स हमने पढ़ा है 11th स्टैंडर्ड में, परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया इज अप्लाइड प्रेशर। P। तो सिर्फ वॉल्यूम स्ट्रेस में याद रखना, वॉल्यूम स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, अप्लाइड प्रेशर। तो तुमको ये याद रखना है, यानी लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस बोला तो mg/a, या फिर एक और याद रखना है, इसमें एक और भूल गया मैं, mg/πr², क्योंकि वायर जनरली सर्कल होता है नीचे से, है ना, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन होता है और सर्कल का एरिया कितना होता है, πr²। अप्लाइड प्रेशर P होता है, तो वॉल्यूम स्ट्रेस इज P। तीसरा शेयरिंग स्ट्रेस। शेयरिंग स्ट्रेस वो स्ट्रेस है जो बॉडी का शेप चेंज करेगा। शेप, वॉल्यूम नहीं, शेप। ओके, इसको समझने के लिए ये एक एग्जांपल ध्यान में लेना। ठीक है, ये क्यूब रखा है, क्यूब इमेजिन करो, क्यूब है, सामने से देखोगे तो एक स्फीयर दिखेगा। ओके, इस पे हम लोग इधर के डायरेक्शन से फोर्स लगाया हम लोगों ने। ठीक है, फोर्स लगाया, तो उसके वजह से क्या होगा, इसका शेप चेंज हो जाएगा ऐसे। अब ये हो गई इसकी फिक्स्ड लेयर। क्या हो गई ये, फिक्स्ड लेयर। ठीक है, अब यहां पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये फोर्स। ये फोर्स को हम लोग बोलते हैं टेंजेंशियल फोर्स। क्या बोलते हैं, टेंजेंशियल फोर्स। और ये जो एरिया पे लग रहा है वो है एरिया
उस एरिया को, क्रॉस सेक्शन एरिया को ए बोलेंगे हम लोग। तो यहां पे स्ट्रेस का फॉर्मूला जो बन गया, कौन सा स्ट्रेस, शेयरिंग स्ट्रेस का फॉर्मूला बन गया टेंजेंशियल फोर्स अपॉन एरिया। नोट डाउन करके रखो, ठीक है। अब आता है ब्रेकिंग स्ट्रेस। ब्रेकिंग स्ट्रेस क्या होता है? ब्रेकिंग स्ट्रेस वो मैक्सिमम स्ट्रेस है which body can withstand. The maximum stress which the body can withstand is known as breaking stress. ठीक है, ये इसमें ये हो गया उसकी डेफिनेशन, यानी वो मैक्सिमम स्ट्रेस जो बॉडी ज्यादा सहन कर सकती है। ज्यादा से ज्यादा कितना सहन करेंगी, जो स्ट्रेस सहन करेगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ब्रेकिंग स्ट्रेस। लेकिन इसमें याद क्या रखना है, इसमें याद ये बात रखना है, सबसे पहली बात, इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल। इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल ओनली। इसका मतलब क्या कि स्टील के लिए ब्रेकिंग स्ट्रेस अलग है, आयरन के लिए अलग है, कॉपर के लिए अलग है, रबर के लिए अलग है, क्योंकि सब मटेरियल्स ही अलग अलग है। ओके, सबका ब्रेकिंग स्ट्रेस अलग अलग रहेगा। लेकिन ये डिपेंड किस पे नहीं करेगा, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ एंड एरिया। वो बॉडी के लेंथ और एरिया, या फिर इसको हम लोग डायमेंशंस भी बोल सकते हैं, वो इन पे डिपेंड नहीं करता है। यानी बॉडी का कुछ भी लेंथ रहने तो ओके, उसका ब्रेकिंग स्ट्रेस फिक्स रहेगा। जैसे कॉपर, दुनिया में सभी कॉपर्स का ब्रेकिंग स्ट्रेस जो है वो फिक्स है। फिर तुम कॉपर का वायर कैसा भी लो तो दुनिया में हर कॉपर वायर का ब्रेकिंग स्ट्रेस सेम रहेगा, लेकिन वो किस पे डिपेंड नहीं करेगा, वो लेंथ और एरिया या डायमेंशंस पे डिपेंड नहीं करेगा। ब्रेकिंग फोर्स, ब्रेकिंग फोर्स का फॉर्मूला याद रखो सबसे पहले तो, ब्रेकिंग force is equal to breaking stress into area। तो यहां पे जो पॉइंट हम लोग याद रखेंगे, सबसे पहला ब्रेकिंग फोर्स किस पे डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल, वो तो है, नेचर ऑफ मटेरियल, क्योंकि ब्रेकिंग स्ट्रेस का टर्म आ रहा है ना उसमें, तो नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करेगा। मतलब स्टील के लिए ब्रेकिंग फोर्स अलग रहेगा, कॉपर के लिए अलग रहेगा, आयरन के लिए अलग रहेगा। दूसरा, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन एरिया, डिपेंड्स ऑन क्रॉस सेक्शनल एरिया। तीसरा, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ, वो लेंथ पे डिपेंड नहीं करता है। ये तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए। ओके, क्लियर विद दिस? तो ये इंपॉर्टेंट बातें थी इसमें स्ट्रेस के लिए। तो स्ट्रेस के लिए ये सारी चीजें लिख के रख लो। ओके, सभी चीजें एग्जाम्स में पढ़ने के काम में आएगा, अच्छे से नोट्स बना लो। ओके, अब आते हैं हमारे अगले पार्ट पे, विच इज स्ट्रेन। स्ट्रेन का डेफिनेशन क्या है, इट इज रेशियो ऑफ चेंज इन डायमेंशन टू ओरिजिनल डायमेंशन। लिख लिया सभी ने? लिख लो अच्छे से। इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन डायमेंशन टू ओरिजिनल डायमेंशन। ओके, अब यहां पे फॉर्मूला क्या बनता है स्ट्रेन का? रेशियो है, रेशियो में ऊपर क्या आएगा, चेंज इन डायमेंशन। आगे समझ में आएगा, तुम अभी टेंशन मत लो, अभी सिर्फ फॉर्मूला लिख लो, चेंज इन डायमेंशन, और नीचे आएगा ओरिजिनल डायमेंशन। ओके, चेंज इन डायमेंशन ऊपर आएगा, ओरिजिनल डायमेंशन नीचे आएगा। अब इसका ऐसा यूनिट, ऊपर चेंज इन लेंथ अगर आया, डायमेंशन में डायमेंशन की जगह लेंथ डाला तो क्या आएगा, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ।
अब चेंज इन लेंथ भी मीटर में गिना जाएगा, 4 मीटर माइनस 3 मीटर चेंज इन लेंथ, आंसर 1 मीटर आया ना, तो चेंज इन लेंथ का यूनिट रहेगा मीटर, ओरिजिनल लेंथ का भी यूनिट क्या रहेगा मीटर, तो मीटर मीटर कैंसल, तो उस ये क्वांटिटी कैसी हो गई, यूनिटलेस क्वांटिटी हो गई, यूनिटलेस क्वांटिटी, और यूनिटलेस क्वांटिटी है तो इसके डायमेंशंस जो आएंगे स्ट्रेन के वो आएंगे m0 l0 t0, तो ये डायमेंशन लेस भी क्वांटिटी है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी, ठीक है। अब स्ट्रेन के भी 3 प्रकार हुए, सबसे पहला क्या है लॉन्जिट्यूडिनल और टेंसाइल स्ट्रेन, ओके। अब हम लोगों ने देखा था जैसे ये वायर टांगा हुआ है यहाँ पे ऐसा लटकाया हुआ है, ओके ठीक है, इस पे तुमने फोर्स लगाया, फोर्स लगाने की वजह से इसका लेंथ इतना बढ़ गया, ओके। तो यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट है ये चीज, इसको बोलते हैं हम लोग L ओरिजिनल लेंथ, और इसको बोलते हैं स्मॉल एल जिसको बोलते हैं इलोंगेशन और चेंज इन लेंथ, दोनों वर्ड याद रखना, इलोंगेशन या चेंज इन लेंथ। तो यहां पे लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन इज इक्वल टू इलोंगेशन अपॉन ओरिजिनल लेंथ, दैट इज स्मॉल एल बाय कैपिटल एल। समझ में आया सबको यहां तक? हाँ, तो स्मॉल एल बाय कैपिटल एल। अब वॉल्यूम स्ट्रेन, तुमने फोर्स लगाया, फोर्स लगाने के बाद में ये नया वॉल्यूम बन गया, ये जो अंदर बनाया ना मैंने नया वॉल्यूम, तो ओरिजिनल वॉल्यूम V था और वॉल्यूम जो चेंज हुआ वो था डेल्टा V, क्या था डेल्टा V। तो डेल्टा V अगर वॉल्यूम चेंज है तो वॉल्यूम स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। लेकिन याद रखना हमेशा जब भी तुम फोर्स लगाओगे तो वॉल्यूम हमेशा कम होगा, वॉल्यूम हमेशा कम होगा, तो यहां पे माइनस लगेगा, चेंज इन वॉल्यूम निगेटिव रहेगा, क्योंकि वॉल्यूम कम हो रहा है ना, कम हो रहा है इसलिए फाइनल वॉल्यूम इज लेस देन इनिशियल वॉल्यूम। समझ में आया ये चीज? तो वॉल्यूम स्ट्रेन में हमेशा निगेटिव साइन लगाना चाहिए, माइनस डेल्टा V बाई V। हाँ, अगर मैग्नीट्यूड बोला तो सिर्फ डेल्टा V बाई V। शेयरिंग स्ट्रेन, ये बहुत इंटरेस्टिंग डेफिनेशन है, शेयरिंग स्ट्रेन। अब इसके लिए तुमने बोल दिया चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, इसके लिए बोल दिया चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। शेयरिंग रिलेटेड है एरिया से, तो बहुत से बार बच्चे क्या बोलते हैं चेंज इन शेप अपॉन ओरिजिनल शेप, लेकिन ऐसी कोई चीज ही नहीं है ना दुनिया में, डिफाइन ही नहीं हुआ है चेंज इन शेप अपॉन ओरिजिनल शेप। तो इसके लिए डायग्राम याद करो पिछला जो मैंने बनाया था, ओके। अपन ने क्या किया था, ऐसा एक क्यूब देखा था, उसके ऊपर ये ऐसा एक फोर्स लगा था, है कि नहीं। अब उसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ये थी फिक्स्ड लेयर, ओके। और जब हमने फोर्स लगाया तो ऐसा हुआ, बॉडी का शेप चेंज हो गया, है कि नहीं। टेंजेंशियल फोर्स था, ये टेंजेंशियल फोर्स बोला था हम लोगों ने। अब यहां पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज, ओके, इसको बोलते हैं एक्स। एक्स यानी क्या, डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ लेयर, डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ लेयर, उस लेयर का, उस जो लेयर है जिसपे फोर्स लगा है उस लेयर का डिस्प्लेसमेंट। और ये हो गया एच, एच लेट अस से, एच यानी क्या है, डिस्टेंस ऑफ दैट लेयर, यानी ये वाली लेयर, ऑफ दैट लेयर फ्रॉम, कहां से बेटा, ये क्या था, फिक्स्ड लेयर। ये दो बातें ध्यान में, कौन सी दो बातें, एक्स और एच। तो यहां से शेयरिंग स्ट्रेन की डेफिनेशन क्या बनी, रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ लेयर
to its distance from fixed layer. Displacement of a layer to its distance from fixed layer. Ratio of, तो ये बन गया डेफिनेशन किसका, शेयरिंग स्ट्रेंथ का. क्लियर विद दिस? ओके, तो ये कंसेप्ट ध्यान में आया सबको. सो ये कंसेप्ट किसका था, स्ट्रेन का. तो स्ट्रेन में हम लोगों ने इतनी बातें पढ़ी. नेक्स्ट, हुक्स लॉ. हुक्स लॉ क्या बोलता है, विद इन इलास्टिक लिमिट है ना, इलास्टिक लिमिट के अंदर, इसका डेफिनेशन बाद में है ना, बाद में आ रहा है इलास्टिक लिमिट. विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन. स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, लेकिन कब, इलास्टिक लिमिट के अंदर. तो प्रोपोर्शनलिटी हटती है तो कांस्टेंट आएगा. तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन दैट इज कांस्टेंट, और ये कांस्टेंट को हम लोग बोलते हैं मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी. क्या कहते हैं, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी. ओके, तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इज कांस्टेंट एंड दैट कांस्टेंट इज नोन एज मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी. ठीक है, अब इलास्टिक लिमिट, इसकी डेफिनेशन लास्ट ईयर बोर्ड्स में आई थी और बच्चे कंफ्यूज कर गए. ओके, इलास्टिक लिमिट यानी क्या है, मैक्सिमम स्ट्रेस है एक्चुअली. 2019 के बोर्ड में थी डेफिनेशन थी. द मैक्सिमम स्ट्रेस up to which body can be stretched without permanent deformation. समझा? तो इसका मतलब क्या है? ओके, ये कंसेप्ट वाइज याद रखो, इस पे बहुत से बार थ्योरी क्वेश्चन आता है. ओके, इलास्टिक लिमिट क्या है, मैक्सिमम स्ट्रेस है जो जिसके जब तक बॉडी में परमानेंट डिफॉर्मेशन नहीं आएगा, मतलब बॉडी अपना शेप चेंज नहीं करेगी. ओके, वो स्ट्रेस लगाया, वो स्ट्रेस हटा दिया, बॉडी अपने ओरिजिनल शेप पे चली गई. और स्ट्रेस लगाया ब्रेकिंग स्ट्रेस के अंदर, सॉरी इलास्टिक लिमिट के अंदर. किसके अंदर, इलास्टिक लिमिट के अंदर. तुम जितने बार भी स्ट्रेस लगाओगे और हटाओगे तो बॉडी अपने ओरिजिनल शेप और साइज को रीगेन कर लेगी. तो ये डेफिनेशन ध्यान में रखना. एक बार हो सके तो इसको टेक्स्ट बुक से लिख लेना ये डेफिनेशन. ठीक है, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी बहुत आसान सी डेफिनेशन है. रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेंथ इज नोन एज मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी. फॉर्मूला क्या हो गया, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी E इज इक्वल टू, लेट अस से E से डिनोट किया, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन. ओके, अब स्ट्रेस का यूनिट क्या है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. इसका यूनिट क्या है, कुछ भी नहीं. तो यूनिट क्या बन गया इसका, ऐसा यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. यानी जो स्ट्रेस का यूनिट है वही मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का यूनिट है. सीजीएस यूनिट डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर. डायमेंशन M1 L-1 T-2. ठीक है, अब तीन तरीके के मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी होते हैं. पहला होता है यंग्स मॉड्यूलस. यंग्स मॉड्यूलस क्या होता है, लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन. लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस का फॉर्मूला है mg/a और स्ट्रेन का स्मॉल l बाय कैपिटल L. इसको सॉल्व किया तो mg कैपिटल L अपॉन a इंटू स्मॉल l. कुछ बुक्स में mg कैपिटल L अपॉन पाई आर स्क्वायर स्मॉल l. स्मॉल l यानी इलॉन्गेशन या फिर एक्सटेंशन. ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखो. बल्क मॉड्यूलस और वॉल्यूम मॉड्यूलस K, वो क्या रहेगा, वॉल्यूम स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन. वॉल्यूम स्ट्रेस क्या रहेगा, चेंज इन, हम लोगों ने पढ़ा वॉल्यूम स्ट्रेस इज अप्लाइड प्रेशर और वॉल्यूम स्ट्रेन इज माइनस डेल्टा V बाई T. तो माइनस V T
बाय डेल्टा बी। कुछ बुक्स में पी के जगह डीपी भी यूज हुआ है तो वो भी चलता है, माइनस वी डीपी बाय डीवी। ओके, या डी लिख दो, यहाँ पे डी लिख दो, तो फॉर्मूला बन गया माइनस वी डीपी बाय डीवी। ये भी फॉर्मूला चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे डीपी क्या रहेगा, अप्लाइड प्रेशर, वी वॉल्यूम, डीवी चेंज इन वॉल्यूम, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी ईटा, ईटा, ईटा इज डिफाइंड एज shearing stress upon shearing strength, ठीक है। सॉरी, therefore eta is equal to shearing stress यानी फोर्स अपॉन एरिया और shearing stress यानी x by h, पिछले लेक्चर में ही पढ़ा, तो ये बन गया FH अपॉन AX। ओके, क्लियर विद दिस? तो ये हो गए फॉर्मूलेज। सब फॉर्मूलेज नोट डाउन करके रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। Y, K और ईटा। लॉ ऑफ इलॉन्गेशन, हाँ ये सबसे ज्यादा जरूरी है, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ओके सॉरी, बहुत सारे क्वेश्चंस। लॉ ऑफ इलॉन्गेशन के लिए y का फॉर्मूला लिखेंगे, y इज इक्वल टू mg कैपिटल L अपॉन पाई r स्क्वायर स्मॉल l। तो स्मॉल l का फॉर्मूला क्या बन गया, mg कैपिटल L अपॉन पाई r स्क्वायर। तो यहां से पहला लॉ क्या बन गया, इलॉन्गेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास विच इज अप्लाइड, है ना। दूसरा, इलॉन्गेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, ओरिजिनल लेंथ। ओके, तीसरा, इलॉन्गेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, एंड चौथा, इलॉन्गेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y। तो ये हो गया लॉ ऑफ इलॉन्गेशन, ये याद रखना। अब सबसे इंपॉर्टेंट इसमें एक शॉर्टकट बताने जा रहा हूं, वो ध्यान में रखना। ओके, जब टेंशन T1 लगाया वायर को, ये वायर है ना, यहां पे तुम वजन लगाते हो। ओके, वजन लगाया जब T1 तो इलॉन्गेशन आया L1, और जब तुमने टेंशन लगाया T2 तब इलॉन्गेशन आया L2। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? जब टेंशन कितना था T1 तो इलॉन्गेशन था L1, जब टेंशन था T2 इलॉन्गेशन था L2, तो ओरिजिनल लेंथ इज इक्वल टू L2 T1 माइनस L1 T2, याद रखो अच्छे से, L2 T1 ओके माइनस L1 T2 अपॉन T1 माइनस T2। याद रखना, L2 के साथ में T1 आ रहा है, L1 के साथ में T2 आ रहा है, पहले T1 आया इसलिए नीचे भी पहले T1 आएगा। टेक्निक है याद रखने का, ये शॉर्टकट है। इसका डेरिवेशन चाहिए तो बुक में देख लेना, बहुत सारे इसमें अवेलेबल है, लेकिन अभी हम लोग डेरिवेशन पे नहीं जा रहे, हमको फॉर्मूला याद रखना है, और इस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं। ओके, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स, ये तुमने शायद देखे होंगे बहुत सारे सीईटी के बुक्स में कि 4 न्यूटन जब फोर्स लगाया तो इलॉन्गेशन इतना था, 5 न्यूटन जब फोर्स लगाया तो इलॉन्गेशन इतना था, तो ओरिजिनल लेंथ बताओ कितना। ओके, तो ध्यान में रखिए, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। नेक्स्ट, थर्मल स्ट्रेन एंड थर्मल स्ट्रेस। अब एक बात हम लोगों को ऑलरेडी पता है, 11th स्टैंडर्ड में पढ़े हम लोगों ने कि हीट अप्लाई करने से लेंथ बढ़ता है, लेंथ बढ़ता है। ओके, जब भी कोई ऑब्जेक्ट को तुम हीट करोगे, जैसे फॉर एग्जांपल ये रॉड है, ओके, इसको तुमने क्या किया, हीट किया, तो इसका लेंथ बढ़ेगा, तो इसमें क्या आएगा, थर्मल स्ट्रेन आएगा और थर्मल स्ट्रेस आएगा। थर्मल मतलब हीट, हीट के वजह से आने वाले स्ट्रेस और स्ट्रेन को हम लोग बोलते हैं थर्मल स्ट्रेस एंड थर्मल स्ट्रेन। ठीक है, अब थर्मल स्ट्रेन का फॉर्मूला याद रखो सबसे पहले, अल्फा डेल्टा थीटा, अल्फा डेल्टा थीटा फॉर्मूला याद रखना है। अल्फा को क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर
एक्सपांशन और थीटा को बोलते हैं राइज इन टेम्परेचर। ये हो गया थर्मल स्ट्रेस का फॉर्मूला। ओके, दूसरा है थर्मल स्ट्रेस। थर्मल स्ट्रेस इज इक्वल टू वाई इंटू थर्मल स्ट्रेंथ, दैट इज इक्वल टू वाई अल्फा डेल्टा थीटा। इधर अल्फा डेल्टा थीटा उसको y से मल्टीप्लाई किया यंग्स मॉडुलस से, तो थर्मल स्ट्रेस मिला। और फाइनली थर्मल फोर्स इज इक्वल टू थर्मल स्ट्रेस इनटू एरिया। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, वाई ए अल्फा डेल्टा थीटा। ठीक है, ये तीन फॉर्मूले याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अल्फा कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, डेल्टा थीटा राइज इन टेम्परेचर, वाई यंग्स मॉडुलस, ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। बस ये याद रखना। देखो इधर अल्फा डेल्टा थीटा, वापस वाई आया तो स्ट्रेस बन गया, उसमें ए भी आ गया तो फोर्स बन गया। समझा सबको? सो ये था हमारा कंसेप्ट अगला वाला, व्हिच वाज थर्मल स्ट्रेस एंड थर्मल स्ट्रेंथ। इलोंगेशन ऑफ वायर ड्यू टू इट्स ओन वेट। ठीक है, ये अगला टॉपिक। इसके ऊपर भी फॉर्मूलेस पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ओके, अभी तक वायर को हम लोग लंबा करने के लिए यहाँ पे वजन लगा रहे थे, तो वायर लंबा हो रहा था। इमेजिन करो कि वायर का खुद का वजन इतना है, वायर खुद के वजन से ही इलोंगेट हो रहा है। वायर जो है खुद के वजन से ही इलोंगेट हो रहा है, खुद के वजन की वजह से। यानी इतना वजनदार है वायर, इतना हैवी है वायर कि वो खुद के वजन की वजह से ही इलोंगेट हो रहा है। तो उस केस में डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है, इलोंगेशन इज इक्वल टू रो जी एल स्क्वायर अपॉन 2y। रो जी एल स्क्वायर अपॉन 2y। रो यानी होगी डेंसिटी वायर की। इस पे बोर्ड्स में क्वेश्चन है, बोर्ड्स के बुक में क्वेश्चन है इसमें। ओके, एल उसका ओरिजिनल लेंथ हो गया, y उसका यंग्स मॉडुलस हो गया। ओके, तो ये याद रखना, व्हाट इज इलोंगेशन ऑफ वायर ड्यू टू इट्स ओन वेट, रो जी एल स्क्वायर अपॉन 2y। ओके, पॉइसन्स रेशियो। अब पॉइसन्स रेशियो का कॉन्सेप्ट क्या है? अब एक वायर है सपोज, ठीक है, इसको तुमने वजन लगाया, तो ये वायर के साथ में क्या होगा, ये वायर लंबा तो होगा ही होगा, साथ में पतला भी होगा। ऐसा पतला हो जाएगा क्योंकि वो लंबा हो रहा है। बहुत से बार ऐसे सुना होगा ना, बेटा तेरी हाइट इतनी बढ़ रही है, तू दुबला होते जा रहा है, तेरी हाइट बढ़ती जा रही है। मतलब ऐसा बोलते हैं ना बहुत से बार। तो वायर अगर ऐसा लंबा हो रहा है तो वो ऐसा पतला भी होगा। ओके, तो लेट अस से डी आर या फिर स्मॉल आर, लेट अस से स्मॉल आर इज चेंज इन रेडियस एंड कैपिटल आर इज ओरिजिनल रेडियस। स्मॉल एल चेंज इन लेंथ या फिर इलोंगेशन, कैपिटल एल ओरिजिनल लेंथ। तो यहां पे पहला टर्म डिफाइन हुआ लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेंथ, जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, स्मॉल एल बाय कैपिटल एल। दूसरा डिफाइन हो रहा है इंपॉर्टेंट, लैटरल स्ट्रेंथ। लैटरल यानी बाजू से अगर वायर कम हो रहा है, ऐसे आजू बाजू से, साइड से वायर अगर कम हो रहा है तो उसमें हम लोग क्या कहेंगे, लैटरल स्ट्रेन है स्मॉल आर बाय कैपिटल आर, माइनस लगा के। क्यों माइनस लगा के? क्योंकि रेडियस कम हो रहा है। तो सिग्मा पॉइसन्स रेशियो। ओके, अगला जो है दैट इज पॉइसन्स रेशियो। उसको हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ lateral strength to longitudinal strength, यानी स्मॉल आर बाय कैपिटल आर अपॉन स्मॉल एल बाय कैपिटल एल। इसको सॉल्व मत करो, मतलब और कचरा हो जाएगा, सिर्फ याद रखो ये वाला फॉर्मूला याद रखो।
अब एक बात याद रखना, सिग्मा सिग्मा के लिए 3 पॉइंट याद रखना। ओके, सिग्मा के जो वैल्यूज है थ्योरेटिकल वैल्यूज, वो -1 से लेके +0.5 तक हो सकते हैं। ये इसके थ्योरेटिकल है, लेकिन प्रैक्टिकल में ये 0 से लेके +0.5 तक होते हैं प्रैक्टिकल वैल्यूज। ओके, और तीसरा, जब ये 0.5 होता है, जब ये 0.5 रहेगा तो उस केस में dV/V 0 रहेगा, ये याद रखना। dV/V 0 रहेगा 0.5 वैल्यू के लिए। dV/V कैसे 0 रहेगा? देखो, वॉल्यूम क्या रहेगा वायर का, πr²L। ओके, πr²L, तो डेरिवेटिव कितना हो गया इसका, πr²dl प्लस πL 2r dr। ओके, dl यानी चेंज इन लेंथ है, तो मैं इसके जगह लिखूंगा πr² स्मॉल l प्लस π L 2 R, dr यानी चेंज इन रेडियस स्मॉल r, चेंज इन रेडियस स्मॉल r है। इसको v से डिवाइड कर देंगे, ओके, तो dV/V इज इक्वल टू वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम कितना है πr² L, वॉल्यूम कितना है πr² L, πr² कट गया, ये पाई कट गया, L कट गया, ओके, एक R कट गया, ठीक है। लेकिन जो रेडियस का चेंज है वो माइनस में रहेगा, तो यहां पे क्या आना चाहिए, सॉरी यहां पे माइनस आना चाहिए, यहां पे भी क्या आना चाहिए, माइनस। तो फाइनली dV/V इज इक्वल टू स्मॉल l बाय कैपिटल L माइनस 2 इंटू स्मॉल r बाय कैपिटल R, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रखना है तुमने। अब जब सिग्मा 0.5 है, सिग्मा जब 0.5 है, इसका मतलब क्या है, स्मॉल r बाय कैपिटल R अपॉन स्मॉल l बाय कैपिटल L 0.5 है, यानी स्मॉल r बाय कैपिटल R के जगह अपन 0.5 इंटू स्मॉल l बाय कैपिटल L डाल सकते हैं। ये वैल्यू यहां पे डाल दो, वहां से dV/V 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखना, क्लियर। अब सबसे इंपॉर्टेंट है 0.5, ये वैल्यू रबर के लिए होती है, और 0 ये वैल्यू कॉर्क के लिए होती है। क्लियर विद दिस? ओके, सो यहां तक अभी सभी लोगों को ध्यान में रखना है। ये सिग्मा के लिए, सारी बातें सिग्मा के लिए याद रखो। ये डेरिवेशन एक बार देख लो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे काफी क्वेश्चन आ चुके हैं, ओके। और ये जेई और नीट के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है, तो ये बात ध्यान में रखना है, ओके। ओके, तो अब हम लोग बात करेंगे रिलेशन बिटवीन वेरियस मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। वेरियस मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी जो हम लोगों ने पढ़ा है वो है बाय के इटा सिग्मा। वाई यानी यंग्स मॉड्यूलस, के यानी बल्क मॉड्यूलस, इटा यानी मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, सिग्मा यानी पॉइसंस रेशियो। तो इनके बीच में रिलेशन क्या है, y इज इक्वल टू 3k इंटू 1 माइनस 2 सिग्मा। पहला रिलेशन y इज इक्वल टू 3k इंटू 1 माइनस 2 सिग्मा। ये रिलेशंस कैसे आए इसमें हमको इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि हमारे सिलेबस में डायरेक्ट फॉर्मूलेज दिए। फॉर्मूलेज इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, क्योंकि सीईटी में ये डायरेक्ट फॉर्मूलेज पूछे जा चुके हैं, ओके। दूसरा है y इज इक्वल टू 2 इटा इंटू 1 प्लस सिग्मा। y इज इक्वल टू 2 इटा इंटू 1 प्लस सिग्मा। तीसरा है y इज इक्वल टू 3k, सॉरी 9k y is equal to 9k eta upon 3k plus eta। ओके, तो ये तीन रिलेशंस याद रखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब अगर तुमको
के और ईटा में रिलेशन पूछा तो ये दोनों को इक्वेट कर दो, 3k इंटू 1 माइनस 2 सिग्मा दैट इज इक्वल टू 2 ईटा इंटू 1 प्लस सिग्मा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो जिसके लिए सॉल्व करना है। ओके, और फाइनली उसके बीच में एक रिलेशन बन जाएगा। बेसिकली मेरे हिसाब से ये 3 फॉर्मूले जिसके याद हो जाते हैं वो कोई भी रिलेशन पे डिराइव कर सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है उसमें। ओके, लेकिन बेसिकली यही 3 रिलेशंस है जो बार बार यूज होते हैं। कमिंग ऑन टू नेक्स्ट पार्ट व्हिच इज बिहेवियर ऑफ वायर अंडर इंक्रीजिंग लोड। ये जो टॉपिक है थ्योरेटिकल है, लेकिन इसके अंदर 2-3 कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जिसका इंपॉर्टेंस बहुत है सीईटी के हिसाब से। ओके, लेकिन वो 2-3 कॉन्सेप्ट्स के लिए मुझे पूरा कंसेप्ट पढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, ये पैन है, सपोज पैन, ये पैन में अपन वजन डालेंगे। ठीक है, अब जैसे जैसे वजन डालेंगे इस वायर में आएगा स्ट्रेस और वो स्ट्रेस की वजह से बाद में आएगा स्ट्रेन। वजन ऐड करेंगे, वजन ऐड करने से वायर में स्ट्रेस आएगा और स्ट्रेस की वजह से आएगा स्ट्रेन। स्ट्रेस कौन सा आएगा? लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस, और स्ट्रेन कौन सा आएगा? लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसमें ग्राफ। यहां पे हम लोग प्लॉट जो करेंगे एक्स वाई एक्सिस पे वो है स्ट्रेन ऑन एक्स एक्सिस और स्ट्रेस ऑन वाई एक्सिस। ठीक है, सबसे पहला अगर तुम लोड बढ़ाते गए तो क्या होता है, इस तरीके का ग्राफ मिलता है। मतलब ये ग्राफ जो है पहला पार्ट ओ से लेके ई तक, ओ से लेके ई तक स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। यानी जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ाओगे वैसे वैसे स्ट्रेन बढ़ेगा, अगर स्ट्रेस कम करोगे तो स्ट्रेन कम होगा। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला ग्राफ है। अगर स्ट्रेस 0 हो गया तो स्ट्रेन भी 0 हो जाएगा। सो ग्राफ इज स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, ये कब तक होगा? जब तक पॉइंट ई तक नहीं पहुंचते तब तक। ओके, अब ई के बाद में सॉरी ई के बाद में अब ई को हम लोग बोलेंगे इलास्टिक लिमिट। ई को हम लोग क्या कहेंगे? इलास्टिक लिमिट। अब ई के बाद में अगर तुम स्ट्रेस बढ़ाओगे तो स्ट्रेस इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, इट विल मूव समथिंग लाइक दिस, ऐसा हो जाएगा, कर्व हो जाएगा। ओके, अब यहां पे अगर तुमने स्ट्रेस कम करते चले गए तो स्ट्रेन कम होगा, लेकिन स्ट्रेस 0 करने से स्ट्रेन 0 नहीं होगा। देखो ये पॉइंट पे मैं यहां पे अलग से लिखता हूं, देखो ध्यान दो, एस पॉइंट पे स्ट्रेस 0 है, स्ट्रेन 0 नहीं है। मतलब तुमने सारा वजन हटा भी दिया तो वायर में स्ट्रेन रह गया है, मतलब थोड़ा सा इलोंगेशन रह गया है। वायर अपने ओरिजिनल लेंथ पे आ ही नहीं सका, उसमें थोड़ा सा इलोंगेशन रह गया है। ओके, और ओएस को हम लोग बोलते हैं परमानेंट सेट। क्या कहते हैं उसको? परमानेंट सेट। अब ये जो रीजन है यहां पे देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्ट्रेस थोड़ा सा ही बढ़ाया लेकिन स्ट्रेन देखो बहुत सारा बढ़ गया। इतना सारा स्ट्रेन बढ़ा, स्ट्रेस इतना सही बढ़ा था। ओके, सो ई के आगे, इलास्टिक लिमिट के आगे, फॉर स्मॉल increase in stress there is large increase in strain। लेकिन ये कहां पे पॉसिबल है? सिर्फ ई पॉइंट के आगे, इलास्टिक लिमिट के आगे। ठीक है, उसके आगे और तुमने स्ट्रेस बढ़ाया तो ग्राफ ये ऐसा आ जाता है, और एक पॉइंट पे रीच कर जाता है, दैट इज वाई। ये पॉइंट वाई को हम लोग बोलते हैं यील्ड पॉइंट। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यील्ड पॉइंट। यील्ड पॉइंट के लिए क्या याद रखना है? देखो यहां पे y यानी यील्ड पॉइंट। यील्ड पॉइंट पे अगर टेंजेंट बनाया हम लोगों ने, देखो मैं टेंजेंट बनाता हूं, यहां पे टेंजेंट बनाएंगे। देखो यहां ये ग्राफ को हम लोगों ने टेंजेंट बनाया। ये टेंजेंट इज पैरेलल टू स्ट्रेन एक्सिस। सबसे पहला चीज याद रखना, टेंजेंट टू ग्राफ, इट इज पैरेलल टू
स्ट्रेन एक्सिस। तो क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि एट व्हाट पॉइंट टेंजेंट टू द ग्राफ इज पैरेलल टू स्ट्रेन एक्सिस, आंसर इज यील्ड पॉइंट। ठीक है, समझ में आया? पहला पॉइंट याद रखें हम लोगों ने, टेंजेंट ड्रॉन एट यील्ड पॉइंट इज पैरेलल टू स्ट्रेन एक्सिस। ओके, दूसरा पॉइंट, अगर ये ग्राफ ऐसा आ गया है, सीधा ग्राफ हो गया है, इसका मतलब विदाउट इंक्रीजिंग स्ट्रेस स्ट्रेन इंक्रीजेस, यानी स्ट्रेस को बढ़ाए बगैर स्ट्रेन बढ़ता है। स्ट्रेस बढ़ा ही नहीं रहती क्योंकि ग्राफ पैरेलल हो गया ना इसका। ये देखो, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे जो स्ट्रेस है वही इस पॉइंट पे स्ट्रेस है। ये दोनों पॉइंट पे स्ट्रेस सेम है, लेकिन ये पॉइंट पे स्ट्रेन इतना है और ये पॉइंट पे स्ट्रेन इतना है। मतलब विदाउट एनी इंक्रीज इन स्ट्रेस स्ट्रेन इंक्रीजेस रैपिडली। ओके, अब ग्राफ आगे इस तरीके से आगे बढ़ेगा। अब ये पॉइंट जो है यहां पे, अब ये सब ओवरलैप हो रहे हैं, उसको हम लोग बोलते हैं, सॉरी, एन। एन यानी क्या है? नेक पॉइंट। अब ये पॉइंट भी याद रखना जरूरी है। नेक पॉइंट यानी कौन सा पॉइंट? यहां पे वायर में नेक बनना चालू होगा। नेक यानी कैसा बनेगा? देखो यहां पे ये वायर जो है ऐसा पतला हो जाएगा एक जगह से। ओके, इमेजिन करो, मतलब अगर इसका डायग्राम बनाए तो वायर ऐसा हो जाएगा, बारीक बन जाएगा, यानी यहां पे बनेगी नेक फॉर्मेशन। नेक फॉर्मेशन टेक प्लेस एक पर्टिकुलर जगह पे। इतना स्ट्रेस बढ़ गया है कि वहां पे नेक बनना चालू हो गया है। और अब अगर तुमने और स्ट्रेस बढ़ाया तो ये यहां से टूट जाएगा, इट विल ब्रेक। कौन से पॉइंट पे ब्रेक करता है? वो नेक पॉइंट पे ब्रेक करता है। और जो स्ट्रेस होगा जब वो नेक पॉइंट पे ब्रेक करेगा उसको हम लोग बोलेंगे ब्रेकिंग स्ट्रेस। क्या बोलेंगे? ब्रेकिंग स्ट्रेस। बस इसमें याद क्या रखना है? ये वाला पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। यील्ड पॉइंट। Yield point is that point on stress strain curve where tangent on to the graph is parallel to strain axis. ठीक है? Then next आते हैं next point पे, work done in stretching a wire. एक वायर दिया हुआ है जिसका लेंथ है L और इस पे तुमने F फोर्स लगाया। तो ये जब फोर्स लगाते हो तो वायर को तुम क्या कर रहे हो? स्ट्रेच कर रहे हो। ओके, नाउ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पहला वाला याद रखना है, वर्क डन इज स्टोर्ड एज potential energy in wire, and this potential energy in wire is known as strain energy. That is known as strain energy. ठीक है? Now work done is stored in the form of potential energy. जो भी तुम वर्क करोगे, स्ट्रेच करने के लिए तुमको वर्क करना पड़ेगा। जब तुम स्ट्रेच करोगे तो तुम क्या करने वाले हो? वर्क। ये वर्क क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा। और ये वर्क डन जो रहेगा यही स्ट्रेन एनर्जी के इक्वल रहेगा। और इसका फॉर्मूला है हाफ इंटू जो फोर्स लगाया इंटू एक्सटेंशन। ठीक है? अब इसके और फॉर्मेट्स है। y का फॉर्मूला क्या है? F कैपिटल L अपॉन A इंटू स्मॉल l। तो यहां से F का फॉर्मूला क्या बन गया? y a स्मॉल l अपॉन कैपिटल L। यहां पे सब्स्टिट्यूट अगर किया तो स्ट्रेन एनर्जी का दूसरा फॉर्मूला बन गया हाफ y a l स्क्वायर अपॉन कैपिटल L। F यानी क्या था? फोर्स। स्मॉल l यानी एक्सटेंशन या इलॉन्गेशन। ये दूसरा फॉर्मूला, ये दोनों फॉर्मूले से याद रखना है। ठीक है? तो ये कंसेप्ट है किसका? वर्क डन इन स्ट्रेचिंग अ वायर का। ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट कंसेप्ट व्हिच इज स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। इसको बोलते हैं SEPUV। SEPUV, स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज इक्वल टू स्ट्रेन एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। ठीक है? स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? हाफ इंटू फोर्स इंटू एक्सटेंशन अपॉन वॉल्यूम का फॉर्मूला एरिया इंटू लेंथ, एरिया इंटू लेंथ, लेंथ कैपिटल L,
हाफ अलग लिखा, एफ बाई ए एक ब्रैकेट में लिखा और स्मॉल एल बाई कैपिटल एल दूसरे ब्रैकेट में लिखा। तो पहला फॉर्मूला बना स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का हाफ, फोर्स अपॉन एरिया तो स्ट्रेस होता है और स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल स्ट्रेन होते हैं। स्वाभाविक से बात है, लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस और लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन है ये पहला फॉर्मूला। ठीक है, अपने को y का फॉर्मूला पता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो यहां से हम लोगों ने SEPUV का दूसरा फॉर्मूला भी निकाला, हाफ इंटू y इंटू स्ट्रेन स्क्वायर। ठीक है, और फाइनली तीसरा फॉर्मूला भी निकाल लिया SEPUV का, हाफ इंटू स्ट्रेस स्क्वायर अपॉन y। ये भी यहां से है, इससे ही आएगा। ओके, तो ये तीन फॉर्मूले SEPUV के याद रखना है। SEPUV यानी स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, जिसका फॉर्मूला क्या आएगा, स्ट्रेन एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट आवर चैप्टर इलास्टिसिटी। ये चैप्टर को अच्छे से पढ़ो, इसके सारे नोट्स निकालो और डिस्क्रिप्शन में जो टेस्ट दिया है वो बिल्कुल सॉल्व करो। ओके, और डिफिकल्टीज आती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, आई जस्ट क्लियर योर डिफिकल्टीज। ओके, दैट्स इट।